आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रोहित चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, आज यूनिट 9 के दो महत्वपूर्ण टॉपिक यानी भारतीय रियासतों का एकीकरण और दूसरा राज्यों का जो पुनर्गठन होता है भाषाई आधार पर, इन दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इनका एक यूनिट टेस्ट भी मैंने लिया था, जो रियासतों का एकीकरण। आपके सिलेबस के अंदर क्या है, रियासतों को एकीकरण। वैसे तो आपके पास 562 रियासत थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हुआ कितनी रियासत थी? 562 रियासत थी। तो लेकिन आपको मुख्यतः जो रियासत जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, इन तीनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे ही भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है तो पाकिस्तान का अलग राज्य है, यानी कि उत्तर पश्चिम जो प्रांत था और इधर पूर्वी जो प्रांत था, उनको मिलाकर पाकिस्तान देश बनाया गया था ना, पता है आप सभी को। तो लगभग 30-32 रियासतें जो पाकिस्तान के अंदर आ गई और बची हुई 530 रियासत कहाँ आई? भारत के अंदर आई। अच्छा देखो, बोला जाता है कि भाई रियासत विभाग किसको सौंपा गया था? ये सौंपा गया था सरदार पटेल जी को। और सरदार पटेल को अन्य विभाग कौन कौन से सौंपे गए थे? वो उस समय को होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी था और उप प्रधानमंत्री भी था। यानी कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, तो इस तरीके से 530 रियासत जो अभी भारत में थी, तो लगभग सभी को उन्होंने अपनी कूटनीति और रणनीति के तहत सुलझा लिया था, एक दो रियासतों को छोड़कर। यानी कि बोला जाता है अगर आपके पास 530 नंबर का आपका एग्जाम आता है और आपको 527 528 मार्क्स आपको अगर मिल रहे हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। देखो, जो काम उस समय में इटली में गैरिबाल्डी यानी कि मेजनी कर रहा था, है ना, या फिर जर्मनी में जो काम उस समय में हो रहा था, जर्मनी में कौन कर रहा था? बिस्मार्क जो कर रहा था, है ना, वही काम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 530 में से 527 नंबर लेके आए थे। उसके उनके एग्जाम में जो हार्ड क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से आए थे? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इनको भी उन्होंने आसानी से बाद में सुलझा लिया, किसी को सैन्य मदद के द्वारा, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, है ना। ये बोला जाता है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में गाजर लेकर चलते थे और एक हाथ में अपनी लाठी लेके चलते थे। पहले गाजर खिलाते थे, अगर कोई गाजर से नहीं मानता था फिर एक लठ भी मारते थे, है ना। तो जहाँ बात लठ से बनती थी वहाँ लठ चलाते थे। जैसे कि हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में हमने देखा है ना भाई, हैदराबाद का जो नवाब था कौन था? उस्मान खान। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, हैदराबाद का नवाब कौन था उस समय में? उस्मान खान। इसने क्या किया था? इसने ये बोला था कि भाई पाकिस्तान में शामिल होने की मांग कर रहा था। देखो, हैदराबाद कहाँ, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है ना, और पाकिस्तान के कौन से प्रांत मिले थे? पश्चिम और पूर्वी प्रांत मिले थे, है ना, जहाँ तक दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। और ये पाकिस्तान में जाने की मांग अपनी कर रहा था। कौन? उस्मान खान। तो पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया इनको, लेकिन जब नहीं माने तो बाद में जो सैन्य कार्रवाई हुई, उससे पहले की घटना देखिए भाई आप, है ना। उस हैदराबाद की जो ज़्यादातर जो जनता थी वो क्या थी? वो हिंदू थी। ज़्यादा 80% अगर हम बोले भाई 80% जनता वहाँ की हिंदू थी। और इन्होंने क्या किया वहाँ पे, जब इन्होंने इनकी मांग नहीं मानी गई, वहाँ पे अत्याचार शुरू कर दिए। वहाँ पे एक पार्टी स्थापित हुई जिसको हम बोलते हैं MIM। क्या बोलते हैं? MIM। MIM की फुल फॉर्म आप बताना क्या होती है? जो आज का जो नेता है, ये जो ओवैसीउद्दीन अवैसी है, उसी पार्टी का नेता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी वो आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है भाई। तो जो MIM है ये किसके अंडर में काम कर रही थी? ये निज़ाम जो वहाँ का था, जो ये उस्मान खान था, उसके अंडर में काम कर रही थी। और इन्होंने भारतीय जो जनता थी, जो भारत का समर्थन कर रही थी, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, है ना। और वहाँ पे एक दल भी उभर के आया, उस दल का जो नाम था रजाकार। रजा मतलब कि जो अपनी इच्छा से उभरा था, वो भी उस्मान खान के यानी कि निज़ाम के अंडर जो काम कर रहा था। बहुत अत्याचार किए वहाँ पे, विशेष तौर पर अगर बात की जाए हिंदुओं पर, है ना। तो जब एक समिति बाद में बनी, वहाँ पे समिति के अंदर बोला गया है भी लगभग 20 से 40 हजार व्यक्ति यहाँ पे मरे हैं। लेकिन बाद में जब जांच हुई उसकी, एक किसी पत्र में जो बात छपी, तो वहाँ पे सही तरीके से पाया कि भाई लाखों व्यक्ति, इसमें यहाँ पे लाखों व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना। और कब? 13 सितंबर में जब इसने बोला भाई ये ऐसे उस्मान खान तो नहीं मानना, तो 13 सितंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना पूछे, मतलब ऐसा बोला जाता है कि बिना प्रधानमंत्री के पूछे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पूछे, अपनी सेना भेज दी 13 सितंबर में। कहाँ पे? होम मिनिस्टर था भाई हैदराबाद के अंदर। और बोला चौधरी साहब को, क्योंकि चौधरी साहब उस समय सेना का प्रमुख था, है ना।
तो बोला भाई जाओ और 3-4 दिन में इनका खेल यहाँ पे खत्म कर दो। तो 3 या 4 दिन मुश्किल से लगे दोस्तों। 13 सितंबर से 17-18 सितंबर तक वहाँ पे उन्होंने अपनी जो सेना थी, सेना किसके अंडर में थी, वहाँ पे ब्रिटिश जो सेना नायक था उसका उसके अंडर में थी, अपना समर्पण कर दिया और हैदराबाद को अपने राज्य में, अपने देश में मिला लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हैदराबाद को कब मिला गया, तो नवंबर 1948 में। कब मिलाया गया, नवंबर 1948 में हैदराबाद को मिलाया गया। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है भाई, MIM की फुल फॉर्म याद रखनी है, कौन वहाँ का निज़ाम था ये याद रखना है, ठीक है। और आपको देखना है भी कौन सी पार्टी, तो मैंने बताया ही है कब मिलाया गया है हैदराबाद को, ठीक है, ये देखना है आपको। और रियासत विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था और इनके एक सचिव के रूप में कौन कार्य कर रहे थे, वो कर रहे थे VP मेनन। कौन कर रहे थे, VP मेनन। बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे VP मेनन, है ना, सुलझे हुए। दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को सोल्व किया और सभी रियासतों का एकीकरण किया, है ना। तो हैदराबाद इस तरीके से मिला। अगर बात की जाए जूनागढ़ की, जूनागढ़ में कौन था भाई, वहाँ का जो मुख्य जो शासक था वहाँ का, वो था महावत खान। कौन था, महावत खान। और उसका दीवान कौन था, ये भुट्टो साहब थे, जो क्या नाम थे, भुट्टो साहब जो थे उनके दीवान थे, है ना। तो उन्होंने जो दीवान थे ये प्रेशर बना रहे थे महावत खान पर कि भाई पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, जूनागढ़ पड़ता है गुजरात के सौराष्ट्र में। कहाँ पे, गुजरात के सौराष्ट्र में। ये भी पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन बाद में वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, डराया गया, धमकाया गया और जो धमकी दी तो उसके बाद इसको भारत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये भाग गया पाकिस्तान महावत खान। इसी प्रकार से कश्मीर का जो मुद्दा था, कश्मीर का जो शासक था वो था हरि सिंह, लेकिन यहाँ इसके विपरीत था। यहाँ की जो ज़्यादातर जो जनता थी वो मुस्लिम थी 80%, और शासक कौन था, हिंदू। हिंदू कौन, हरि सिंह, राजा हरि सिंह। ये बोलता था ना मैं पाकिस्तान की सांप्रदायिकता में बढ़ता, ना मतलब ना मैं सांप्रदायिकता में जाना चाहता हूँ पाकिस्तान की, ना भारत की लोकतांत्रिकता, मैंने कोई सी भी पसंद नहीं है, मैं खुद स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, है ना। लेकिन जब उन्होंने कबीलाई भेष में आक्रमण कर दिया और इन्होंने अपने जो महाजन थे मेहरचंद, उनको भारतीय यहाँ पे भेजा दिल्ली के अंदर कि भाई सेना को मतलब ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे, है ना। तो तब इसने मतलब होचक्के ने किस पे साइन कर दिए, भारत में विलय के। लेकिन ये मामला कहाँ पे पहुँच गया, UN के अंदर। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई, ये UN के अंदर कब पहुँचा मामला, है ना, कब इसने हस्ताक्षर किए, हरि सिंह ने कब हस्ताक्षर किए। जैसे 26 अक्टूबर, अगर डेट आ जाए आपके सामने, यहाँ से डेट कई बार पूछी जाती है। 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, है ना, भारत में विलय पत्र पे। लेकिन ये 1948 में ये कहाँ पहुँच गया, सुरक्षा परिषद में। कहाँ पे पहुँच गया, सुरक्षा परिषद में। और फिर वहाँ पे 1 जून 1948 में क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। अगर बात की जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान बिल्कुल अलग था ना, संविधान सभा बनी थी, वहाँ उसका गठन कब हुआ था, 1951 में, 1951 में। और जो आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 अब तो हट गया, लेकिन अनुच्छेद 370 के अंदर जो जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत यानी कि राष्ट्रपति वहाँ का, या वकील ए आजम, सदर ए रियासत या वकील ए आजम यानी कि प्रधानमंत्री, दोनों की नियुक्ति होने लगी 317 आर्टिकल के तहत, है ना। कब से, 1952 से, ठीक है भाई। अगर बात की जाए दोस्तों इसी प्रकार से, देखो यहाँ से जम्मू कश्मीर का अगर 370 की बात की जाए तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये मुख्य डेट आपको याद रखनी है। ये पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। भोपाल का शासक कौन था, हमीदुल्ला खान था। कौन था, हमीदुल्ला खान था। अगर बात की जाए एक पूर्वोत्तर भारत में भी एक रियासत थी, कौन सी रियासत थी, मणिपुर। कौन सी थी दोस्तों, मणिपुर रियासत थी। वहाँ का शासक कौन था, बोध चंद्र सिंह। कौन था, बोध चंद्र सिंह। ये भी स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वहाँ पे जनमत संग्रह करा तो 99% जनता ने भारत के फेवर में इसका मतलब मत दिया अपना, है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ रियासत थी जिनका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। अच्छा, एक किंवदंती भी है, बोला भी जाता है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पहले प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन गांधी के कहने से, मना करने से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। हाँ, ये सही है। गांधी जी के पीछे, इसके पीछे लॉजिक तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक कारण ये लगा सकते हैं भाई, गांधी जी ने जो भी सोचा होगा, एक तो ये भी सोचा होगा कि भाई विदेश जो जानकारी है, विदेश नीति जो जानकारी है ज़्यादातर वो जवाहरलाल नेहरू को है, इतनी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए वरिष्ठता की या वहाँ पे जो जनमतता की जो बात की जाए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी ज़्यादा मिली थी, है ना।
और एक दूसरी ये भी हो सकती है कि उम्र में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल 14-15 साल बड़े थे। किससे? जवाहरलाल नेहरू से। किससे बड़े थे? जवाहरलाल नेहरू से। तो भाई हमने बाद में देखा भी है, देखो ये तो बाद की घटना है कि भाई 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है और जवाहरलाल नेहरू कब होती है? 1964 में, यानी कि 17 साल प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो यह भी कारण हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है ना, कि प्रधानमंत्री बने। हाँ, जो अगर बात बोलते हैं, अगर भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर का ये मसला नहीं उलझता, है ना। देखो इसके ऊपर तो कोई भी कमेंट नहीं की जा सकती। हाँ, एक दो कदम बढ़ के ही कार्य करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री बनते, ठीक है भाई। लेकिन उस समय देश नया नया आज़ाद हुआ था, और नया नया आज़ाद हुआ तो उस समय देश की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही विकट थी। मतलब बहुत ही मामला, भाई रक्षा विभाग भी संभालना था, या फिर आर्थिक भी देखना था, वाणिज्य सभी कुछ देखना था उस समय में, है ना। शिक्षा पे भी कार्य करना था, उस योजना पर भी कार्य करना था। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो था ही। आज की ये जो पृष्ठभूमि थी, आज वाली पृष्ठभूमि नहीं थी उस समय में, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं भाई राज्यों का जो पुनर्गठन होता है उसकी मांग कब से शुरू होती है। सबसे पहले डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी? वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कब दोस्तों? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? ये अधिवेशन होता है नागपुर में। किसकी अध्यक्षता में? ये होता है भाई सी राघवाचार्य के नेतृत्व में ये अधिवेशन होता है नागपुर में। अच्छा, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक विशेष अधिवेशन हुआ था, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। तो नागपुर अधिवेशन में सबसे पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी संस्तुति की गई थी 1928-29 में, है ना। तो फिर जो अगर बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब इसकी मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था धर समिति, यानी धर आयोग जो बनी थी, है ना। तो धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का जो पुनर्गठन था उसको अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। तो फिर 3 व्यक्तियों को लेकर एक समिति बनी थी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जेबीपी। क्या बोलते हैं? जेबीपी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में। जेबीपी, जवाहर, वल्लभी और पट्टाभी, इन तीनों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है जेबीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना, एग्जाम के अंदर। तो इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को जो अस्वीकार कर दिया, इन तीनों ने भी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि जो एक तेलुगु राज्य था, वहाँ का एक व्यक्ति था श्री रामालू। क्या नाम था? श्री रामालू। उसने आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई इसी आंदोलन पे, भाषाई आधार पर जो राज्य 1953 के अंदर, अक्टूबर 1953 के अंदर भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तो जब आंध्र प्रदेश एक बार भाषा आधार पर राज्य गठित हो गया, इसी प्रकार से मराठी भी, गुजराती भी, तमिल भी, और या पूर्वोत्तर भारत में भी सभी जगह ये मांग उठने लगी। तो फिर 1954 में एक समिति बनी। वो समिति किसके नेतृत्व में बनी? फजल अली के नेतृत्व में बनी। अन्य सदस्य कौन कौन थे फजल अली के अलावा? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके अन्य सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? ये दोनों सदस्य जो थे, के.एम. पणिक्कर या हृदयनाथ कुंजरू, ये समिति के सदस्य भी थे। तो इसके बाद जो भाषाई आधार पुनर्गठन जो अधिनियम जो पारित हुआ 1956 में, उसके बाद ये सारे के सारे राज्य, मतलब जैसे कि 1960 में महाराष्ट्र और मराठी लोगों ने आंदोलन किया था, महाराष्ट्र से गुजरात निकल गया। फिर आगे नागालैंड अलग 1963 में बन गया, है ना। फिर देखते हैं 1966 के अंतर्गत हम पंजाब में अकाली आंदोलन हुआ तो हरियाणा बन गया 1966 में, 1 नवंबर 1966 में, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं भाई हिमाचल प्रदेश, भाई हिमाचल प्रदेश बन जाता है 1971 में, है ना। फिर उसके बाद मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा, ये कब बनते हैं? 1972 में। कब बनते हैं? 1972 में। और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य मिल जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं 1987 के अंदर कौन कौन से 3 राज्य बनते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा। अन्य तीसरे राज्य का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1987 में कौन सा तीसरा राज्य और गठित होता है? फिर हम देखते हैं 2000 के अंतर्गत, सन 2000 के अंदर, है ना। तो 3 राज्य गठित होते हैं CUJ, यानी कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 1 नवंबर
9 नवंबर और 15 नवंबर को गठित होते हैं। इसी आधार पर तेलंगाना बनता है 2 जनवरी 1914 को। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य गठित होते हैं। अगर हम इनकी बात की जाए, अभी फिर जम्मू कश्मीर वाला अभी जो नया नया है इस पर चर्चा करेंगे ना। तो ये आपका दोनों को दोनों कवर करता है। यहाँ से आपको ये सदस्य पूछ लिए जा सकते हैं, भाई कौन सी समिति बनी थी, दर समिति बनी थी, या फिर जो फजल अली की अध्यक्षता में बनी थी, इसमें कौन कौन से अन्य सदस्य थे, या कौन से राज्य का गठन कब होता है, कौन सा कब जो केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य किसको कब प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।